नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब साउथ एशिया के मुल्कों पर खास तौर पर हमारे इस प्रोग्राम के लिए नजर रखते हैं और पिछले हफ्ते का प्रोग्राम जिसमें तालिबान की सरकार की सिक्योरिटी और फाइनेंस की हालत यानी वहां की करेंसी की हालत बेहतर होने पर जो हमने एपिसोड किया था वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब तक भी सैकड़ों लोग मुसलसल उसे हर घंटे देख रहे हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ आज हम जो बात करेंगे, मैं आगे बढ़ने से पहले कह दूं कि सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, साउथ एशिया पर खास नजर है उनकी। जेएनयू से उन्होंने पीएचडी की है और बहुत से मुल्कों के, खासतौर पर साउथ एशियन मुल्कों की जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी से और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनकी उन लोगों से बाकायदा राब्ते में रहते हैं और बहुत सी वो खबरें जो वहां के मीडिया में भी नहीं आती सैयद अली मुश्तबा साहब हमारे इस प्रोग्राम में शेयर करते हैं। आज की बड़ी खबर जिस पर हम आज बात करेंगे वो ये कि तालिबान के और पाकिस्तान के बीच में एक टकराव जैसी हालत बनी है। पिछले दिनों वहां एक बलूचिस्तान में धमाका हुआ जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसमें इन्वॉल्व होने से इनकार किया। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने वहां से अफगान रिफ्यूजीज को बाहर करने की बात कही है। उस पर एक टकराव जैसी हालत बनी है। दूसरी खबर अफगानिस्तान से मुताल्लिक यह है कि नई दिल्ली में जो अफगान एम्बेसी है वो बंद हो गई है। उसकी क्या वजह है उस पर हम बात करेंगे और क्या कुछ है, भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ेंगे। जो अफगान भारत में रहते हैं वो बगैर अपनी एम्बेसी के अपने मामलात कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मालदीव्स में इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और वहां प्रो चाइना समझे जाने वाले मोहम्मद मोइजू, नाम से ऐसा लगता है कि नाम भी चाइनीज में उन्होंने बदल लिया है, उन्हें प्रो चाइना कहा जाता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा चीन का एक जहाज श्रीलंका पहुंचने वाला है और क्या कुछ है उसमें जासूसी का इल्जाम लगाया जाता है, क्या कुछ है उसे हम समझेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये तालिबान सरकार एक तरह से बहुत ही मजबूती से बिहेव कर रही है, पाकिस्तान के साथ भी और भारत के साथ भी। क्या कुछ है तालिबान काबुल में, कौन सा ऐसी उन्हें कहां से मजबूती मिल रही है कि वो पाकिस्तान से भी कह रहे हैं कि आप इस तरह से ना निकालें रेफ्यूजीज को जब तक वो खुद ना निकल आए, और भारत से भी वो कहना चाहती है कि तालमेल करें हमारी सरकार के साथ ताकि एम्बेसी काम करे। क्या कुछ है जरा बताएं। ये दोनों खबरें बहुत अहम हैं। काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग खबर की तरफ चलते हैं और ये खबर जो है वो पाकिस्तान से निकल के आ रही है और जो अभी वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है जो इलेक्शन कराने वाली है, उनके जो होम मिनिस्टर हैं उनका नाम है सरफराज बुख्ती। उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 1 नवंबर का जो है वो डेट दे दिया है 2023 का, जिसपे उन्होंने ऐलान किया है कि 1.7 मिलियन जो अफगान रिफ्यूजीज हैं, ये वो रिफ्यूजीज हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई शनाख्ती पत्र नहीं है। ये किसी तरह से घुस आए हैं पाकिस्तान में और वहां रह रहे हैं शरणार्थियों की तरह। इनको वो कह रहे हैं हमारे मुफ्ती साहब कि हम आपको जो है यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे और आपको ले जा करके मतलब बॉर्डर के उस पार कर देंगे, फिर वो आपका क्या होगा वो आप जाने, हम आपको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अब इसकी वजह जो है वो उन्होंने कहा कि अभी जो है वो धमाके हुए हैं जिसमें लोगों की जानें गई हैं। अभी एक जो है वो तो आपने जिक्र किया कि जो कि बलूचिस्तान में हुआ है, जिसमें 57 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं और उसी धमाके के बाद एक और जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है जिसमें 5 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो हमारे जो ये बुख्ती साहब हैं इनका ये कहना है कि कोई 24 मतलब आतंकवादी हमले हुए हैं जिसमें 14
14 जो हमले हुए हैं वो अफगान रिफ्यूजियों ने किया है, ये ऐसा उनका कहना है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हमारे जो जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि ये सारे जो हैं ये अफगान रिफ्यूजी हैं जो ये सब आतंकवाद का काम कर रहे हैं, इसलिए हम आतंकवादियों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे, इनको हम डिपोर्ट कर देंगे। तो ये तो खबर है। अब इसके आगे जो खबर है वो ये है कि तालिबान में खलबली मच गई है। तो ज़हीबुल्लाह मुजाहिद साहब ने जो है वो ये कहा कि ये पाकिस्तान का जो रवैया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हम लोग जो है अफगान जो लोग हैं वो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और उनका ये कहना है कि मतलब पाकिस्तान इनको जैसे रखे वैसे रहने दे और जब हमारे हालात जो हैं जब सुधर जाएंगे तो ये लोग अपने आप ही जो है आ जाएंगे और जो कोई अपने आप से आना चाहता है उसमें कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे जो बात समझने की है वो ये है कि अभी पहले भी जो उनका बॉर्डर पॉइंट है वो जो बरगाम क्या क्या जगह है वो तुरखाम उसमें भी जो है गोलीबारी हुई थी दोनों तरफ से, पाकिस्तानी फौज ने और उधर से मतलब अफगान और तालिबान के लोग हैं उन्होंने फायरिंग की थी और पाकिस्तान को अपने जो सिटीजन है उनको इवैक्यूएट करना चाहता, वो कई दिनों तक बंद था, ट्रक जो है इधर उधर लगे हुए थे, न इधर से उधर जा रहे थे न उधर से आ रहे। तो ये टेंशन का जो मामला है, बॉर्डर टेंशन जो है वो तो एक अलग चीज है, वो तो है ही है। जो मेन चीज है वो है वही जो पुरानी बात है, वो डूरन लाइन है, वो तालिबान नहीं मानते हैं, अफगान नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ये मेरी टेरिटरी है, पाकिस्तान कहता है मेरी टेरिटरी है। उसके ऊपर से ये जो रिफ्यूजी का जो मामला आ गया है ये एक नई घटना नहीं है, इसका भी किस्सा जो है वो 1979 से चल रहा है, जबकि मतलब वो सोवियत यूनियन अपनी टैंक लेकर करके आ गया था अफगानिस्तान पे और कब्जा कर लिया था उसने, तब से वहां से जो है वो इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी जो है वहां से चल रहा है और वहां से जाहिर सी बात है कि जो सबसे क्लोज बॉर्डर है वो पाकिस्तान का है और वो पाकिस्तान लोग आकर के अब ये कराची में जो है ये अफगानी भरे हुए हैं, पूरे सारा बिजनेस उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और ये तो सारे जितने अफगान हैं इनका तो मतलब बिजनेस ही काम है इनका। तो ये बहुत हद तक जो है वो पाकिस्तानी के जो माशरे हैं और जो उनका इकोनॉमी है इसको कंट्रोल कर रहे हैं और पाकिस्तान ने इनको मतलब शरणार्थी बना के रखा हुआ है। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर आप हमसे जो है मतलब हिल मिल के रहते हैं और हमारी बात को मानते हैं और हमारी बात को सुनते हैं तब तो आपके हम मतलब शरणार्थी को हम रखेंगे और आप अगर हमसे लड़ाई करना चाहते हैं, हमसे जो है आप अगर दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं तो इनको मैं बाहर कर दूंगा। तो ये जो है ये एक लार्जर प्रॉब्लम है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, एक लार्जर प्रॉब्लम है साउथ एशिया का। अब देखिए वेस्ट बंगाल में या आसाम में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं ये तो वही प्रॉब्लम है, रोहिंग्या का जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है, चीन जो है वो जो मतलब मिजोरम है वही प्रॉब्लम है, या हमारे तमिलनाडु में श्रीलंका के रिफ्यूजी आ रहे हैं वही प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो पूरे साउथ एशिया का प्रॉब्लम है कि एक मुल्क से रिफ्यूजी दूसरे मुल्क में चला जाता है और वहां जाके शरणार्थी बन जाता है और फिर वो दूसरे मुल्क के लिए जो है वो परेशानी का सबब बन जाता है और वो उनको उससे भगाना चाहता है। तो अफगान का जो प्रॉब्लम है, अफगान के रिफ्यूजी का जो प्रॉब्लम है, इसको भी मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं और ये सारे जो कंट्री हैं वो यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जैसे एक जेनेवा कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक के लिए और अदर इसके लिए, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन में रिफ्यूजी का भी एक कन्वेंशन है कि अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क रिफ्यूजी जाते हैं तो दूसरा मुल्क उनको कैसे मतलब शरणार्थी बना करके रखता है, उनको क्या फैसिलिटी देता है, ये देता है। अब ये लोग तो मतलब ये है कि मतलब घुसपैठिए हो गए। अब हिंदुस्तान जो है रोहिंग्या को कहता है कि घुसपैठी है, जो बांग्लादेशी यहाँ पे आकर करके रह रहे हैं, जो पूरा एनसीआर और क्या क्या चल रहा है आसाम में, वो पूरा यही कहानी है। तो ये तो पूरे अच्छा मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को किसी मुल्क ने सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया है, ऐसी हालत में तालिबान का ये टकराव, इसके क्या मानी है, क्या इसका लॉजिकल एंड क्या है जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान से जो टकराव सामने नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको तालिबान का माइंडसेट समझना चाहिए। तालिबान को जो स्ट्रेंथ आपने कहा था कि कहां से इनको ताकत मिल रही है, कहां से स्ट्रेंथ मिल रही है, तो इनको स्ट्रेंथ मिल रही है इसीलिए मिल रही है इनको स्ट्रेंथ कि जो दुनिया है वो कुछ नहीं कर सकती उनका। वो हटा दे तालिबान को, फिर देख लेता अफगानिस्तान का क्या हाल हो जाएगा।
तो वो उनको स्ट्रेंथ वहीं से मिल रही है कि मेरा कोई विकल्प नहीं है। ये वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह, दुनिया भी उन्हें जानती है अच्छी तरह। दुनिया जो है वो उनको रोक रही है कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप ये कर लो, आप वो कर लो। वो कहते हैं कि आपको जो करना है कर लो, हमें जो करना है हम करेंगे। तो उन्हें तो वो स्ट्रेंथ मिल रही है, वो जान रहे हैं कि यहाँ कोई ये जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं है ना कि 10 MP हमने खरीद लिए और आपकी सरकार गिर गई। ये तो सीधा हो नहीं सकता ना। सीधा उनका अपना कंट्रोल सरकार लेके आए थे। आप जो है वो हामिद करजाई को लेके आए थे अमेरिका से, जो मुर्गी बेचते थे वहां अमेरिका में। वो उनका मुर्गियों का कारखाना था, चिकन के मर्चेंट थे वो अमेरिका से। उनको वहां से, वो पठान थे और वो अफगान थे, उनको लेके आए कि सदर बना दिया यहाँ वहां इसको। हामिद करजाई के बाद जो है अशरफ गनी भी आए, वो भी अमेरिका से इंपोर्टेड थे। वो भी अंग्रेजी बोलने वाले, मतलब एक दूसरे कट के लोग थे। तो अमेरिका ने या दुनिया ने तो वेस्टर्न इंपोर्टेड सरकार तो अफगानिस्तान में खड़ी कर दी थी। और देख, अरे साहब मुझे याद आता है कि सईद नकवी जो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमारे ही शो में बताया था कि ज़ल्मे खलीलजाद जो अमेरिका के स्पेशल एनवॉय ऑन अफगानिस्तान के तौर पर उन्होंने बाकायदा वहां पर बात की है कतर में 10 राउंड तालिबान के साथ। एक वक्त ऐसा भी आया था कि अमेरिका अपने नेशनल, वो बात ठीक है कि उनकी बैकग्राउंड अफगान है और अफगान जाकर के अमेरिका में रहने लगे, उनको प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी हो गई थी। ये तो इंपोर्टेड प्रेसिडेंट बनाने वाला सिलसिला वो बहरहाल अपना उनका है, जो अपने सिटीजन को सीधा बिल्कुल वहां भेजने की तैयारी थी। तो अब क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान की इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिसकी डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से हैसियत नहीं है, वो इलेक्शन के बाद एक नई सरकार आने वाली है कुछ ही महीने में, क्या ये इतना बड़ा फैसला ले सकती है और क्या फैसला लेकर के इंप्लीमेंट भी कर सकती है? 17 लाख अफगान का मतलब यह है कि अगर एक साथ भी लाइन लगा के चलेंगे तो महीनों लगेंगे उन्हें। तो क्या वाकई नहीं है, कोई प्रैक्टिकल बात है? देखिए, अब ये तो वक्त बताएगा। ये तो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो मैं तो अब यहाँ से बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो इम्पॉसिबल है, वो हो सकता है कि एक थ्रेटनिंग कॉल दिया हो पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान का जो मंशा है वो शुरू से, जब से वो अफगान जिहाद चल रहा था और अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट थे, और उन्होंने मतलब उनके जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो भी बहुत सारे अफगान थे जिनकी अपनी पकड़ है अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान का तो यह है कि उन्होंने अफगानिस्तान का इंच इंच नापा हुआ है। एक एक गांव, एक एक शहर जो है उनके मतलब रडार पर है या उनके मतलब इस पे है। तो अब पाकिस्तान तो ये चाहते थे, जो कोई इंडियन स्टैब्लिशमेंट था में था, कि वो हमारा जो है वो मतलब आउटपोस्ट है। वो अगर हम मतलब हिंदुस्तान से हार जाएंगे तो हम जो है अफगानिस्तान में मतलब से लड़ेंगे हम। तो ये तो बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक थॉट था, जो कि अब दिखाई नहीं होता दिखाई नहीं पड़ रहा था एक जमाने में। तो ये जो पूरे तालिबान हैं जिनको खड़ा किया है, मतलब ये पाकिस्तान ने ही खड़ा किया है, और ये समझते थे कि अफगानिस्तान तो हमारे पॉकेट में है, हम जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो अभी आप देख रहे हैं हालात, वो अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनका अलग रुख है। तो ये चीजें जो है समझने की है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ये मंशा था कि ये हमारा जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसको कहते हैं, कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जो हमारी पूरी जो मिलिट्री आर्सेनल है। अगर हम हार जाएंगे हिंदुस्तान से जंग में, तो हम अफगानिस्तान से में जाकर करके हिंदुस्तान से लड़ेंगे। ये तो बहुत पुराना मतलब स्ट्रेटेजिक उनका ये है। लेकिन अब तो मतलब यह है कि बात खुल के आ गई है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को वो जगह नहीं दे रहे हैं जो वो पाकिस्तान चाहती थी अपने तरफ से। और अब पाकिस्तान भी जो है अफगानिस्तान को वो इसीलिए उतने शरणार्थी को वहां लाके रखे हैं। आखिरकार ये जो शरणार्थी हैं, उनके यहाँ जो रिफ्यूजी हैं, इनको खिला कौन रहा है? ये कहां से ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं? तो ये सब बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर हैं, जिसको मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो बुख्ती साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये थ्रेटनिंग स्टेटमेंट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। जी। अच्छा, मैं आता हूं अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुक
के सिलसिले में 2 साल से ज्यादा हो गए सरकार बने हुए तालिबान की। इस बीच में अशरफ गनी की सरकार के ही नुमाइंदे अपने फ्लैग के साथ, अपने झंडे के साथ वो नई दिल्ली और पूरी दुनिया में 70% तकरीबन एम्बेसियां बताई जाती थी कि वो अशरफ गनी के भेजे हुए एम्बेसडर्स और स्टाफ काम कर रहे थे। अब नई दिल्ली में उनकी एम्बेसी को बंद करना पड़ा, भारत सरकार ने उसे बंद कर दिया। और अब स्टेलमेट क्या है, स्टैंड ऑफ क्या है डिप्लोमेटिक, जिसमें ये एम्बेसी बंद करनी पड़ी है। तालिबान की क्या पोजीशन है उसमें? जी, वो भारत सरकार ने नहीं बंद किया है, वो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने बंद किया है। ये उनकी एम्बेसी है और उन्होंने जो है जो अशरफ गनी के जो लोग थे उनको तो उन्होंने कॉल बैक कर दिया या उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया। तो एक के बाद एक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस जहां भी जाना था वो अफगानिस्तान गए या दुनिया के किसी और जगह गए, ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से अफगान एम्बेसी दिल्ली में ताला लग गया है और वो ताला जो है वो तालिबान ने लगा दिया है। और उन्होंने अपने मतलब साइट पे लिखा हुआ है कि लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द होस्ट कंट्री। वो लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम होस्ट कंट्री ये है कि तालिबान अपने नुमाइंदे भेजना चाहते हैं, अपना जो उनका नया फ्लैग है जिसपे उन्होंने व्हाइट कलर जो है वो पीछे है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो है वो उन्होंने तहरीर किया हुआ है, वो लगा करके वो चाह रहे हैं कि हम जो है अपनी एम्बेसी यहाँ चलाएं, जिस पे भारत सरकार को आपत्ति है। उनका ये कहना है कि हम तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जब वो रिकॉग्नाइज करेंगे तब उनके स्टाफ को हम भेजेंगे यहाँ पे। तो भारत सरकार जो है वो तालिबान सरकार के स्टाफ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है और तालिबान चाहते हैं कि वो अपने जो है नुमाइंदे भेजे दिल्ली में ताकि जो एम्बेसी का कारोबार है वो चले। तो यही स्टैंड ऑफ है और ये स्टैंड ऑफ कहाँ जाके रुकेगा, कैसे होगा, और क्योंकि भारत सरकार का जो है वो अभी मैं यही देख रहा हूँ, ये बहुत मतलब तालिबान के आने के बाद और इसकी जो नीति है वो बड़ी सख्त है, मतलब इस तालिबान सरकार के साथ और अफगान के लिए। क्योंकि जब अमेरिका के नियुक्त जब हामिद करजाई आए थे और उसके बाद अशरफ गनी आए थे और अमेरिका का ऑक्यूपेशन हो गया था, तो भारत का जो है वो रुख बिल्कुल अलग था और वो अमेरिका के इशारे पे जो है बेतहाशा इन्वेस्टमेंट उसने किया अफगानिस्तान में, जो कि मतलब हर बार जो है वो बोलते थे कि भाई हमने ये बना दिया, पार्लियामेंट बना दिया उन्होंने, डैम बना दिया उन्होंने, रोड्स बना दिए उन्होंने और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए थे। मुझे याद है कि वो जामा मिलिया इस्लामिया में मैं गया था एक लेक्चर के लिए, कॉन्फ्रेंस था वहां पे अफगानिस्तान के ऊपर इसी इसमें, और वो बोन टू बोन मेरा पेपर था, जो कि बोन में जो है पहला मतलब वो इंटरनेशनल जो जर्मनी की जगह है वहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था अफगानिस्तान में, जिसमें इंटरनेशनल डोनर जो है वो जमा हुए थे। और उसके बाद उसके कई 10 साल के बाद जो है वो फिर अलग दूसरा बोन कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें भी जमा हुए थे। अब उसमें अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो आए थे वहां पे, जिसमें मुझे याद है कि 2-4 लोगों से मैंने बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट भी किया था। तो उसमें जो है जब मैंने बताया कि भारत ने ये इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, उसने कहा कि क्यों ये इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी क्या मंशा है, क्या प्लानिंग है। तो मुझे जो उस वक्त समझ में आ रहा था और वो आज भी समझ में आ रहा है यही कि इंडिया का जो गेम था या इंडिया का जो कैलकुलेशन था कि अफगानिस्तान की जो एसेट्स हैं, जो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इस मतलब कंट्रीब्यूशन के बाद या इस इन्वेस्टमेंट के बाद उस पे वो सबसे बड़ा जो है, इसको कहते हैं हिंदी में प्रबल दावेदार जो है वो होंगे। अब क्या हुआ है कि वो जो सारी चीजें तो हिंदुस्तान ने कर ली और चाइना और ईरान और रशिया ये लेके उड़ गया उनके सारी चीजों को। अब इंडिया जो है वो उसकी क्या कंपल्शन है अफगानिस्तान में, मतलब तालिबान से नहीं बात करने की, ये तो भारत के इस्टेब्लिशमेंट वाले ही बता सकते हैं। लेकिन इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि तालिबान का जो है वो बहुत ही नर्म रवैया है भारत सरकार की तरफ से। वो ये कहते हैं कि आप आइए कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हमको रिकॉग्नाइज कीजिए। अभी ये जो मॉस्को राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था कजान में, उससे पहले उनके जो सुल्तान शाहीन है दोहा में, उन्होंने भारत को अपील की है, लेकिन भारत ने जो है अपना रवैया बहुत कड़ा किया हुआ है। अब इस कड़ी में लास्ट जो बात कह रहा था मैं,
कि अभी पिछले मतलब एक कॉन्फ्रेंस में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने खुद कहा था कि 1000 से ज्यादा जो अफगान स्टूडेंट्स हैं उनको भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है और वो यहाँ पढ़ रहे हैं। अब इनका किया हुआ है कि अभी के जो हालात में कि उनके वीजा जो है मनसूख हो गए हैं, उनका वीजा पूरा हो गया है, उनका एजुकेशन हो गया है। अब वो उनकी लड़कियां यहाँ पर हैं, लड़के वहां पे हैं, वो अफगानिस्तान जाना नहीं चाहते हैं। अब वो भारत में जो है अब तो वो उनका वीजा भी नहीं है, तो वो तो अब शरणार्थी होंगे। और भारत के अंदर भी जो है एक खबर आ रही है जो मैं अभी देख रहा हूं अफगानिस्तान से। तोलो न्यूज ने एक खबर लिखी है जिसमें कहा है कि 80 मुल्कों ने काबुल से यानी तालिबान सरकार से औरतों के खिलाफ जो उनका रवैया है, अंग्रेजी में उसको एडिक्ट्स कहा है, जिसको आमतौर पर फतवा कहा जाता है, वो वापस लें। ये उसमें ये कहा जा रहा है 80 कंट्रीज इन ए जॉइंट स्टेटमेंट डिलीवर्ड एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उन्होंने ये कहा है कि एक तो कंसर्न जाहिर किया है और ये कहा है कि वायलेशन ऑफ विमेन और गर्ल्स राइट्स जो हैं वो खत्म होने चाहिए। इसका आप क्या मानी समझ रहे हैं? क्या वाकई मैंने वो खबर देखी है और उसके आगे भी खबर देखी है जो कि तालिबान की तरफ से आई है। और उन मुल्कों में सुनिए, और उन मुल्कों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, चिली, ईयू और बहुत से मुल्क मौजूद हैं। तो ये यूएई को आमतौर पर नरम रवैया रखने के लिए कहा जाता है तालिबान के सिलसिले में। हमें आपको याद है कि अशरफ गनी भी यूएई ही गए थे जब फरार हुए थे 15 अगस्त 2021 को। तो ये यूएई भी तालिबान के खिलाफ एक तरह से, अगर इसे तालिबान के खिलाफ समझा जाए तो वो भी दूसरे मुल्कों के साथ ये बयान दे रहा है। क्या है इसका मतलब? जी, अब आपने तो अपनी खबर बता दी। अब मैं अफगानिस्तान से जो मुत्तकी साहब हैं, उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जिनका भी नाम आपने लिया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि वर्ल्ड को ये मानना चाहिए, ये उन्होंने कहा कि दुनिया को ये मानना चाहिए कि इट इज मैन्स वर्ल्ड, ये मर्दों की दुनिया है। इट्स एन अनइक्वल वर्ल्ड बिटवीन विमेन एंड मेन। अच्छा, ये उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है। या आप मानिए या ना मानिए, आप जो है हमें आप कहते रह जाएंगे कि आप हमें मर्दों को, औरतों को, दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों की हिक कर दीजिए। उन्होंने कहा कि जिस भी वर्ल्ड, पूरे दुनिया को कहा उसने कि इट इज एन अनइक्वल वर्ल्ड बिटवीन मेन एंड वीमेन। यानी ये बात मानिए या अपनी बात का डंका बजाती रहिए। ये बात तो बहुत बार यूरोपियन मुल्कों अब बात मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये बोलने की कहां से ताकत आई? सारी दुनिया यही कह रही है कि आप औरतों को हुकूक दीजिए, औरतों को जो है मतलब ये है कि पब्लिक स्पेस में जो है जगह दीजिए, उन्हें ऑफिस में काम करने दीजिए, उन्हें जो है स्कूल में पढ़ाने दीजिए। अब ये बंदा कह रहा है कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, आपको जो करना कर लो। यही तो है। तो ये बहरहाल एक अड़ियल रवैया भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए यही होगा कि वही होगा। अमेरिका ने जैसे वो तालिबान के अगेंस्ट में 2011 में किया था, 2001 में किया था कि आइदर यू आर विद अमेरिका और यू आर विद द तालिबान। और फिर उसने जो है पूरी अपनी कोलिशन फोर्सेस बनाई थी और अफगानिस्तान को इन्वेट किया था। तो क्या इस मुद्दे पे फिर इन्वेशन होगा अफगानिस्तान का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और 20 साल का तजर्बा और आधी रात को बगराम एयरपोर्ट की लाइटें बंद करके आखिरी जहाज का फरार होना वो हमें याद है। और हमें वो भी याद है कि जो प्रो अमेरिकन अफगान थे वो डर करके जहाज पर, चलते हुए जहाज पर लटक गए और वो आसमान में जाकर के गिरे। तो इस हालत में पहुंचे 20 साल के बाद अब फिर से क्या कोई इन्वेजन हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब मैं चलता हूं अफगानिस्तान और इसकी तालिबान और भारत और पाकिस्तान की बात के बाद मालदीव में क्या हुआ है। मालदीव में इलेक्शन हुए और वहां का नतीजा क्या हुआ, जरा उसके बारे में बताइए। जी, वो मालदीव की सिचुएशन ये है कि वहां तो इलेक्शन हुआ था पहले 9 सितंबर को, उसके बाद उसमें किसी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। उसके बाद 30 सितंबर को फिर सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग हुई। तो उसमें जो है वो सेकंड राउंड ऑफ जो इलेक्शन हुए थे उसमें 2 ही कैंडिडेट थे। एक तो वो मोहम्मद
मोइजू कहलाते हैं वो मोइज है, मतलब जो इस्लामिक नाम है वो मोइज है, वो थोड़ा ज्यादा मोहब्बत वाला नाम हो गया, मोइजू। तो जैसे हमारे वो सोले साहब हैं, उनको इब्बू मियाँ कहते हैं। अरे ये सब जो है ये भारतीय ही है, भारतीय मूल के लोग हैं, ये सब गुजराती हैं जो कई सदियों के से पहले जो है वो मालदीव के जजीरों में पहुंच गए और उन्होंने जो है अपनी एक लैंग्वेज बना ली जिसका नाम है देवी, जो अभी उनकी लैंग्वेज है जिसका नाम है देवी, और वो बोलने लगे। लेकिन उनका डीएनए तो भारतीय है या गुजराती है। अगर भारतीय नहीं माने तो गुजराती है। मोदी साहब की का जो डीएनए है, अमित शाह का जो डीएनए है, वही जो है मालदीव के जनता की डीएनए है। और कुछ लोग वहां पे जो है वो अफ्रीकन नस्ल के हैं जो कि पानी के रास्ते से ढूंढते ढांढते पहुंच गए मालदीव में और वो रह रहे हैं वहां पे। तो वो बांग्लादेशी नहीं पहुंच पाए वहां पे, जो कि हर मुल्क में वो पहुंचे हुए हैं, अपना बोट पकड़ा उन्होंने और वो पहुंच गए। वो श्रीलंकन भी लोग हैं, वो भी पहुंच जाते हैं। तो मैं उस बात पे नहीं मानना चाहता। मैं जो बात करना चाह रहा था कि वहां पे जो इलेक्शन हुआ है अभी 30 तारीख को, इसमें ये मोइजू साहब जो हैं ये उसमें उनको 54% आया और जो सोले साहब हैं इनको 46% आया और वो डिक्लेयर हो गए प्रेसिडेंट। और उनका ये था कि वो पूरी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा था कि हम जो है इंडिया के जो भी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे है उसको हम वापस कर देंगे। और मोहम्मद साले तो 2018 में आए थे, वो नशीद की जगह पर आए थे और मतलब वो मोहम्मद साले का जो है अभी टर्म खत्म हुआ, अब जो है वो मोइजू साहब आए हैं। तो ये जो इलेक्शन पूरा हुआ था, ये इलेक्शन जो है इंडिया प्रो इंडिया, जो कि साले जो आए थे 2018 में और अभी तक, और अब जो दूसरा उनका है वो एंटी इंडिया, जो चाइना प्रो चाइना की बात है। इसमें खास दो चार चीजें और आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि ली जी पिंग ने जो है कांग्रेचुलेट किया है मोहम्मद मोइजू को उनके विक्ट्री पे, जो कि एक बहुत ही मतलब अहम चीज है कि ये प्रो चाइना का ये पूरी जो है अपनी कैंपेन जो है इन्होंने चलाई थी, वो इंडिया आउट और प्रो चाइना की बात की थी। और जबकि जो मोहम्मद साले जो थे उन्होंने प्रो इंडिया की बात की थी। तो अब तो ये जीत के आ गए हैं और इन्होंने कहा कि मैं जो हूं अपनी इलेक्टोरल प्रॉमिस को सबसे पहले फुलफिल करूंगा और इंडिया की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसको मैं बाहर कर दूंगा मालदीव से। यानी वहां कुछ फौजी हैं, वहां भारत के कुछ फौजी हैं, भारत के कुछ फौजी वहां पर हैं। जी, भारत के फौजी वहां पर हैं, लेकिन वो एक हंसने वाली बात है कि 70 से 75 लोग जो है जो भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहां पे हैं। और 70-75 लोग क्या कर लेंगे, बता दीजिए आप। और इनका भारत का जो है वो 2 जहाज जो है वो रिकन्सेनेंस का हेलीकॉप्टर जो है जो कि समुद्र में जाता है और मतलब इधर उधर सर्वेलेंस वगैरह करता है, कोई शिप जो है डिस्ट्रेस में है कि नहीं, उनको वो जो है मतलब रेस्क्यू करता है। एक डोनियर एयरक्राफ्ट भी उनकी है जो कि एक जजीरे से दूसरे जजीरे ले जाता है। तो बहुत ही छोटा, मतलब इतना छोटा कि मैं मतलब ये कि हैरत में आ गया कि इसका इलेक्शन इशू उन्होंने बना दिया और उसमें जो है उन्होंने इलेक्शन जीत लिया कि मैं भारत को आउट कर दूंगा। लेकिन जो मैं जो अंदर की बात कहना चाह रहा था, जो कि हमें मतलब वहां के पत्रकारों से जो बात हुई है कि देखिए साउथ एशिया के जितने भी मुल्क हैं, मतलब किसी भी मुल्क को ले लीजिए, ये हाईली करप्ट सरकार है। आप चाहे भारत को ले लें, चाहे पाकिस्तान को ले लें, नेपाल को ले लें, जिसको भी ले लें, इनका तो यही है कि डेमोक्रेसी हमने बना दी है और इसके बाद जो है हम लूटेंगे, देश को लूटेंगे। भारत में भी यही हो रहा है, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है और मालदीव में भी यही हो रहा है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जो कि भारत के पक्ष में है, जो कि मतलब सोले की है, इनका यह है कि वहां पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहां पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और चीजें बन रही हैं। अब वो प्रो भारत के अगर पक्ष में है तो भारत के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आकर करके अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं वो, और हमारी जो सरकार है वो जिनसे वो पैसे लेती है, सरकार पैसे लेती है कॉन्ट्रैक्टर से और उनके नाम जो है आगे कर देती है और वो कहती है कि आप जाइए। अब जैसे अडानी साहब जो है वो श्रीलंका में अपना प्रोजेक्ट लगाए हुए और वहां म्यांमार में भी गए थे प्रोजेक्ट लगाने। तो इनको किसने भेजा? भारत सरकार ने भेजा ना, भारत गवर्नमेंट डायरेक्टली तो इन्वॉल्व है नहीं। तो ये प्राइवेट कंपनियां जो भारत की हैं ये वहां जाकर के इन्वॉल्व है और ये प्राइवेट कंपनियां जो हैं, जो वहां के ओहदेदार हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनको पैसे देती है ये तो देखिए, ये तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन बीच में हल्का सा मैं बता दूं कि जो रूस से भी सस्ता तेल लेने की बात आती है
उसके बाद अगर उसमें गहराई में जाओ तो उसमें अडानी ही नजर आएंगे, और वो भारत में तेल आता भी नहीं है, वहीं समंदर से ही तीसरे मुल्क को चला जाता है। और लेकिन पब्लिसिटी ये की जाती है कि भारत के मजे आ गए इस जंग में, और तेल सस्ता ले रहा है, सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। लेकिन भारत के आम लोगों को वही 100 रुपए के आसपास ही पेट्रोल मिल रहा है, डीजल। खैर, ये सरकारें अपने चाहने वाले कारोबारियों को मदद करती हैं। मैं अब आखिर में थोड़ा सा उस पर जाना चाह रहा हूं कि चीन के पसंद की सरकार मालदीव में आ गई, और अब चीन का एक जहाज जो सर्विलेंस जहाज समझा जाता है वो भी श्रीलंका पहुंच रहा है। तो क्या भारत के साउथ में कुछ ज्यादा कोई बड़ा कोई प्लान है चीन का कि वो भारत को इस पूरे साउथ से कहीं अलग हटाने की कोशिश कर रहा है? जी, ये जो जहाज की बात थी वो ये है कि ये तो पुराना प्रोटोकॉल है। हबनटोटा पोर्ट जो है वो 99 साल के लिए जो है वो लीज पे दिया हुआ है श्रीलंका ने। अब उससे तो वो बाहर आ नहीं सकते, श्रीलंका की अपनी सोवरेंटी है, और चाइना जो है उसको लीज पर लिया हुआ है, तो श्रीलंका उनको रोक नहीं सकता है। अब ये जो जहाज है इसकी चर्चा जो है, अभी जहाज आई नहीं है, अभी वहां से चली भी नहीं है, लेकिन ये अक्टूबर के एंड में और नवंबर के किसी डेट पे वो हबनटोटा पोर्ट पे आके लग जाएगी। इसका नाम जो है वो थोड़ा मुश्किल नाम है, 6 ये है, ये नया वर्जन है। और वो आप जी, ये इसमें जी ये शियान 6 जो है, इसमें 65 जो है वो चाइनीज लोग जो हैं, और इनका ये है कि उसमें क्रू है 65 लोग, और इनका ये है कि ये 1 महीने तक जो है वो हबनटोटा में रहेंगे। जो पिछली साल आया था जिसके लिए बवाल मच गया था इंडिया में कि वो रिकॉन्सनेंस और स्पाई शिप था, और वो इंडिया के रडार को और मिसाइल को जो है वो की सर्वेलेंस कर रहा था कि कहां कहां जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट में मिसाइल लगा हुआ है उसको देख रहा था। इसके बरक्स ये जो शिप आ रही है ये जमीन के अंदर की सर्वेलेंस कर रहा है, उसकी एक तरह से समझ लीजिए कि जमीन के अंदर मतलब ये है कि जो समुंदर है उसके बिल्कुल बेड के ऊपर वो एक एमआरआई स्कैन कर रहा है, और वो ये देख रहा है कि हम कहां अपनी न्यूक्लियर सबमरीन हम पार्क कर सकते हैं। ये बेसिकली उनका मंशा है, जो कि वो ये नहीं कहते। उनका कहना है कि हम तो रिसर्च करने आए हैं कि समुद्र के अंदर क्या लाइफ है, क्या मरीन है, कौन सी चीजें जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, क्या मर रही हैं, क्या किसको हम जी रहे हैं। तो हमारा तो ये तो मतलब एक नॉन मिलिट्री मतलब एक मिशन है, और हम इसी काम के लिए आएंगे। लेकिन ये सब तो बोलने की बात है, लेकिन जो कहने वाले इसमें अमेरिका ने भी अपनी आपत्ति मतलब जताई है कि ये जहाज को जो है वो नहीं आना चाहिए, और इंडिया ने भी जब आपत्ति जताई है। लेकिन श्रीलंका सरकार ने उसको क्लियरेंस दे दिया है, और वो आएगी, आके यहाँ लगेगी और 1 महीने यहाँ रहेगी, और ये इसका काम यह है कि वो जो है सर्वेलेंस करेगी सी बेड के ऊपर। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने शुरू में सवाल किया था कि देखिए 3 या 4 पोर्ट तो श्रीलंका के साउथ एशिया के वो चाइना के हाथ में है। एक तो हबनटोटा पोर्ट है, इसमें तो 99 साल का वो है, तो एक तरह समझ लिए कि उनकी प्रॉपर्टी है, जो कि इंडिया के बैकयार्ड में है, साउथ एशिया में है। दूसरा जो है गरद्वार पोर्ट है बलोचिस्तान में, वो भी उन्हीं का ही है। और ग्वादर वो भी अपने पास रखे हुए हैं उसको। उसके बाद ये चीटागांव पोर्ट को भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद उधर म्यांमार में जो है सिटविट पोर्ट है उसको भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। अब इंडिया जो है ये तो सब इंडिया के बैकयार्ड में है, और चाइना तो मिलो मील मतलब दूर है इन सब जगहों से। उनका तो मतलब ये कि मालदीव की बात करें कि मालदीव में अगर कोई वाकया हो जाए या कोई चीज हो, अभी वहां का जो एक वाटर टैंकर फट गया था, तो उसमें इंडिया ने जो है अपने शिप भेज करके उनके वाटर जो सप्लाई होती है उसको वो किया था। तो जो इमीडिएट है वो तो इंडिया ही है। अब वो प्रो चाइना, भले ही प्रो चाइना वो कह दें और इंडिया आउट कर दें और ये कर दें, लेकिन अगर वक्त की घड़ी आएगी, 1988 में जो वहां कू हुआ था, तो राजीव गांधी ने जो है वो ऑर्डर दिया था मतलब ऑपरेशन कैक्टस के लिए, और वहां जाकर के उन्होंने अब्दुल गयूम को जो है फिर से रिस्टोर किया, और जो लोग थे आतंकवादी उनको जो है मारा और उनको हटाया। तो मालदीव जो है वो तो नेचुरल मतलब इंडिया के बैकयार्ड में है, और इंडिया से नजदीक कोई और मुल्क है ही नहीं है। जी, तो वो प्रो चाइना कैसे हो सकता है? लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान,
इन सब के पोर्ट्स पर चीन का एक तरह से कब्जा है। तो भारत के लिए तो कंसर्न की बात है ही। आपने अलग अलग चिटागोंग बताया, गवादर पाकिस्तान बताया, श्रीलंका का हरबन टोटा बताया, बांग्लादेश का चिटागोंग बताया, तो इसके मानी तो बहुत खतरनाक है भारत के लिए, क्योंकि ये हिंद महासागर कहलाता है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में चीन इतना मजबूत अपनी वजूद को कर रहा है, तो वो भारत के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न की बात तो है ना। जी बिल्कुल सही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं मतलब आखिरी ये सब चीजें जो है वो अनएंडिंग गुफ्तगू हैं जिनका कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं कि ये फाइनल वर्ड है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चाइना ने एक चीज उन्होंने ठान लिया है, और वो ठाना है वो ये कि वेस्टर्न ममालिक, खासकर यूरोपियन ममालिक, उनकी जो पावर स्टैब्लिश हुई है दुनिया में, आज से नहीं 500 साल पहले जबकि वो भारत में आकर के और जगह जगह उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, तो वो कॉलोनी जो उन्होंने बनाई थी सिर्फ एक और एक वजह से, वो था उनका मैरीटाइम एक्टिविटी, समुद्र में एक्टिविटी, शिप की एक्टिविटी। वो पूरे के पूरे अरबों को उन्होंने हटा करके फेंक दिया और अपने शिप ला करके हिंदुस्तान महासागर में और इंडियन ओशन से लेकर करके वो साउथ ईस्ट एशिया और कहां कहां चले गए थे। तो उनकी जो ग्लोबल डोमिनेशन हुआ है वो सिर्फ पानी से, खुश्की से नहीं। कोई भी दुनिया में कोई भी जो है सिविलाइजेशन या कोई भी ममालिक, चाहे वो चंगेज खान हो या चाहे सिकंदर हो या जो भी कुछ हो, उनकी डोमिनेशन, ग्लोबल डोमिनेशन जो है वो लैंड के कॉन्क्वेस्ट से नहीं हुई है, बल्कि जिसकी हुई है वो है सी के कॉन्क्वेस्ट से। ये दिमाग में चाइनीज के आ गई है, और उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है या वेस्टर्न यूरोप की सुप्रीमेसी है वो सिर्फ सी की सुप्रीमेसी है, उसको वो तोड़ना चाहते हैं। ये उनका जो है मंशा है। ये आज नहीं होगा, ये इसमें सालों लग जाएंगे। और ये सब जो काम ये कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमें सी पे डोमिनेशन करना है। और दूसरी तरफ से वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो ना तो समंदर में चैन से रहने देंगे अमेरिका को, ना जमीन पर। उसी के नतीजे में भारत से सऊदी अरब और फिर इजराइल और फिर यूरोप और अमेरिका तक की बात है, वो सारा समंदर का ही रास्ता है। अक्सर खुश्की का रास्ता तो ऐसा लगता है कि चीन ने काफी हद तक कॉन्कर कर ही लिया। तो दोनों चीजों को मिलाकर के देखा जाए तो वो समंदर पर भी और जमीन पर भी काफी अपनी अब डोमिनेंस बढ़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि इतनी सभी खबरों को एक साथ हम इकट्ठा करके बात करते हैं सैयद अली मुश्तबा साहब से, और आपको भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है उसका एक एहसास, एक फील दिलाने का भी एक मकसद होता है। और इसमें यह भी समझना जरूरी होता है कि भारत की अपनी पोजीशन कहां है, कितनी मजबूत है, और कितनी अगर कहीं कमजोर हो रही है तो कहां हो रही है, उस पर भारत के लोगों को, भारत की सरकार को तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।